हेलो बच्चों, और कैसे हो? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो वंस अगेन, जैसा कि आपको आइडिया है कि हमारे इस चैनल पर मैथमेटिक्स पार्ट के अलावा भी हम कभी कभी आईआईटीज किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक्स है बच्चों, वो बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक है। क्योंकि ये टॉपिक का नाम क्या है? 11th। यदि आपके हिसाब से या कंपटीशन के हिसाब से यदि बर्बाद हो गया है, इसको हम वेस्ट नहीं बोल सकते उतना, क्योंकि ये आपका मानना है। हो सकता है आप अपने बारे में थोड़ा गलत सोच रहे हो, आपको बहुत चीज पता है, लेकिन आपको लगता है कि एज रिलेटिव विथ अदर्स, जब आप कंपेयर करते हो दूसरे बच्चों से तो आपको कुछ कम आता हो। तो ये कंपेयर टर्म होता है। ऐसा नहीं कि 100% उनका वेस्ट होता है, ऐसा नहीं होता है बच्चों। यदि हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करें तो ऑन एन एवरेज यदि 11th में, यदि मैथ्स में 16-17 टॉपिक है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी ऐसे ही, तो चलो रख लो 40 टॉपिक्स है ना। यदि 40 टॉपिक्स में ऐसा नहीं है कि आपका 40 ही कमजोर है। आपको यदि रिकॉल होगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 से 20 टॉपिक्स डूबे हुए होंगे। इसका मतलब आपके 50% आपको अच्छे से आता है, कम से कम एनसीईआरटी आता है। लेकिन फिर भी हमारा कंटेंट क्या होता है? क्योंकि आपको कंपटीशन लेवल पर थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, इसलिए आप ऐसा सोचते हो। तो फर्स्ट थिंग तो आप माइंड से ये हटा दो कि आपका 11th वेस्ट हुआ है। नहीं हुआ है बच्चों, ये बस टॉपिक है, ये कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं है, ये बस टॉपिक का नाम है। तो फिर भी क्या होता है, यदि आपको ऐसा लगता है कि 11th हमारा कुछ वेस्ट हुआ है, कुछ टॉपिक्स डूब गए हैं, तो अब हम आईआईटी की तैयारी कैसे करें? क्या इसका इफेक्ट हो सकता है 12th में? तो नो डाउट होगा, लेकिन उसको, उस डिफेक्ट को किस तरीके से नलिफाई किया जा सकता है, ये मैं आज यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, तो वंस अगेन, मैं कुंदन कुमार ऑलरेडी इस फील्ड में 20 साल से इसी तरह के मैथमेटिक्स के साथ साथ मोटिवेटर और बच्चों को ऑफलाइन में, वहां पर तो हमेशा हर दिन, हमेशा हर क्लास में, यदि आप 2 घंटे की क्लास रखते हो तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो बच्चों को मोटिवेट हर दिन करना ही होता है, जिससे वो उसका इफेक्ट लेते हुए रेगुलर स्टडी करते रहे। ठीक है, तो इन्हीं को हम यहां पर कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ज्यादा टाइम कुछ नहीं लेंगे यहां पर, बस आपको कुछ कुछ टॉपिक के मीडियम से कि क्या रिश्ता है 11th का और 12th के साथ। हमारे कुछ मित्र भी हैं जो दूसरे सब्जेक्ट में यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में हैं, उनसे भी हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ है इस वीडियो को फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। आपको क्या करना है? केवल और केवल अच्छे से आईआईटी करना है। और ये हम बार बार क्यों बोलते हैं बच्चों? क्यों आईआईटी करना है? आपका पर्पस तो बोर्ड भी हो सकता है, बीएससी भी हो सकता है, बीए भी हो सकता है, हर जगह, मतलब दूसरे साइंस, नॉन साइंस ग्रुप के लिए, तो आपका वो भी अपनी जगह बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आप किसी भी फील्ड में अच्छे जगह सेटल्ड होते हो कॉलेज वाइज, है ना, तो ये आने वाले टाइम आपका जो फ्यूचर होता है ना, बहुत ही अच्छा आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हो, उसके अपने अकॉर्डिंग। अदरवाइज तो आप दूसरे के अकॉर्डिंग या अपनों के अकॉर्डिंग तो चल ही रहे हो, अभी भी चल रहे हो सकता है उसी हैबिट में आगे भी चलोगे। ठीक है, लेकिन कुछ जैसा आपका विचार है कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, अपने हिसाब से लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 11th और 12th या ज्यादा से ज्यादा ड्रॉपर, इवन इन 9th और 10th कुछ मेहनत एक्स्ट्रा अदर देन करनी होती है, तभी आप आगे चल के बोल सकते हो। अदरवाइज थोड़ी सी डिफरेंसेज आपको अपनों में ही मिलेंगे। अपनों के मतलब हम यहां पर फैमिली मेंबर ही बोल रहे हैं, इसलिए आपको अच्छे से स्टडी करना होता है बच्चों। तो चलो लेट्स स्टार्ट। इसमें ज्यादा ऐसा कुछ पॉइंट है नहीं। इन जनरल बच्चों का क्वेश्चन क्या होता है? कॉमन क्वेश्चन, हाउ कैन आई मैनेज 11th-12th सिलेबस ऑफ जेई लेवल? जेई लेवल के एक ही साथ 11th और 12th को कैसे मैनेज करें? कुछ मैनेज करते हैं, और हम यहां पर वो टॉपिक्स के एग्जांपल लेंगे जिससे आपका स्ट्रांग हो जाएगा 12th।
चल ही रहा है 11th भी। और यदि 11th भी में आप हो बच्चों तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है कि आपको पता है कि अगले साल क्या क्या और यूज होने वाला है, तो कम से कम 11th में वो तो स्ट्रॉन्ग कर ही लो आप, है कि नहीं। चलो, या कुछ बच्चे सोचते हैं कि चलो 11th हमारा ना बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया, तो क्या अब मैं बोर्ड की तैयारी करूं। ये भी देखो, क्या मुझे केवल बोर्ड की पढ़ाई करनी चाहिए, वो भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। बच्चों आपका एक पर्पस फिक्स होना चाहिए, है ना। मेन डिपेंड्स ऑन, ये किस पर डिपेंड करता है बच्चों, पर्पस क्या है आपका आगे का स्टडी आपका और आपके फैमिली मेंबर का। हम हमेशा हर एक वीडियो में एक कॉमन बात बोलते हैं कि इंडिया एक इमोशनल कंट्री है। मैं भी कम से कम 38-39 ईयर्स का हो गया हूँ। फाइनेंशियल स्टेटस गांव में ऐसी थी कि बहुत जल्दी ही मैच्योर हो गया कम से कम विचार में, है ना। एट द एज ऑफ 8 और 9th तो अर्निंग शुरू हो गई थी, भले मार खा के ही, कोई कहीं से 25 पैसे कमा लिया, कहीं से 50 पैसे, लेकिन बहुत जल्दी मैच्योर हो गया। वो तो अपनी प्रॉब्लम है, ऐसा एक जनरलाइज नहीं होता है। लेकिन क्या पर्पस है बच्चों, आप लोग यदि 9th में आ चुके हो, 10th में आ चुके हो, 11th में आ चुके हो, 12th में आ चुके हो, तो उम्मीद है यदि हम दिल्ली एनसीआर जहां एजुकेशन थोड़ी सी मतलब यूकेजी एलकेजी ये सबको भी ध्यान में रख के चले, तब भी आपकी उम्र, यदि आप 9th में भी हो तब भी आपकी उम्र एट द एज ऑफ 14 है। 14 एज जो है ना, ये मिस मैच्योरिटी वाला नहीं होता है, आप इनफ मैच्योर होते हो। ये तो मैं 9th की बात कर रहा हूं। यदि कोई 11th में है तो एट द एज ऑफ 16 है, आप इनफ मैच्योर हो कि आपका पर्पस क्या है, आप किस लिए आगे बढ़ना चाहते हो। या तो फैमिली मेंबर क्यों आपको बोल रहे हैं कि आप साइंस विथ मैथ्स लो या साइंस विथ बायो लो या आर्ट्स लो, चलो टफ पहले से है। कुछ कुछ बच्चों को तो पहले ही 10th से ही आइडिया लग जाता है कि हमें आर्ट्स में जाना है, लेकिन उनका भी एक गोल फिक्स होता है कि आर्ट्स में किसी डीयू के अच्छे कॉलेज से बीएससी या बीएससी तो होता नहीं है, बीए करने के बाद या और आगे स्टडी करने के बाद यूपीएससी में फाइट करना है। उनका भी एक गोल ऐसा नहीं होता है कि बस डिग्री कंप्लीट कर ले, उसके बाद तो शादी में ये यूज करके हमें डॉरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करना है। ऐसा तो आज के ज़माने में प्रोसेस या कोई आगे की सोच होती नहीं है। आज का ज़माना बहुत अच्छा है, पुराने टाइम में ऐसे कुछ कुछ होते होंगे, है ना, मतलब उम्मीद क्लियर कर सकते हैं। तो आपका मेन पर्पस क्या है कि क्या आपको सपोज बोर्ड में 95%, 99% आ गए, ऐसा कौन सा कॉलेज है इंजीनियरिंग या मेडिकल या डीयू के टॉप कॉलेजेस भी है। यदि आप डीयू की भी बात करते हो तो वहां पर तो 98% कट ऑफ जा रहा है। तो क्या 98% लाना आपके लिए बहुत आसान है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2% मार्क्स कटने चाहिए। इसका मतलब एकदम अच्छे से राइटिंग के साथ साथ 100% अच्छे से लिखना होगा आपको, और लिखना होगा। यदि आप उसके जगह पर 80-85%, 90% बोर्ड में लाके और जो 10% जिसके बहुत फाइट होते हैं लास्ट में, वो टाइम यदि आप इंजीनियरिंग या मेडिकल को दे दोगे, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप एक कंपटीशन जिसका अपना अलग ही रुतबा है वहां पर क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपका एक पर्पस क्या है वो पूरा होना चाहिए, है ना, कि क्या पर्पस है। अब जैसे घर को आपने बोल दिया, घर में आप ही ने बोल दिया कि पापा या मम्मी हमने ना 11th में रिलेटिवली कम स्टडी की, तो अब मैं बोर्ड कर लेता हूं, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं कोचिंग या स्कूल या पर्सनल ट्यूटर एट ए टाइम, तो ये आप नहीं मैनेज कर रहे हो, इसके लिए आपने सोचा बोर्ड कर लेते हैं। आफ्टर बोर्ड आप देखना कि क्या पता इंजीनियरिंग का कोई ड्रॉपर बैच बन जाएगा या वहां पर चले जाएंगे। तो यदि आप जिस टाइम से गिव अप कर दिए, बोर्ड की ओर चले गए, इसका मतलब आपने अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया है ना। होता क्या है, मैंने हमेशा अच्छे अच्छे बच्चे देखे हैं बच्चों। अच्छा बच्चा क्या होता है, जिसकी इफेक्टिव स्टडी होती है। यदि स्टूडेंट लाइफ की हम बात करें, हम खेल कूद में नहीं जा रहे हैं, तो जिसकी इफेक्टिव स्टडी होती है, सपोज वो क्वेश्चन सोल्व करता है कंपटीशन वाला अच्छे से, 4 घंटे सोल्व करता है क्वेश्चन और उसको हो जाते हैं 4 घंटे में 100 क्वेश्चन सपोज। अब वो बच्चा क्या करता है, बोर्ड की ओर झुकता है, तो उसको लगता है कि अब 100 क्वेश्चन तो उस लेवल के 3 घंटे में ही हो जाते हैं।
तो आपको क्या लग रहा है कि वो जो 1 घंटा उसका बचा वो क्या दूसरे सब्जेक्ट को देगा या वेब सीरीज या ये सब को देगा? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि वो वेब सीरीज या फैमिली ड्रामा, यानी जो अपने फैमिली मेंबर हैं उनके साथ, जिसको फैमिली टाइम बड़ा ही पॉजिटिव माना जाता है। अजीब लगता है। स्टूडेंट लाइफ में भी फैमिली टाइम चाहिए आपको, और आगे भी फैमिली टाइम चाहिए आपको, है ना? आगे भी जब अपनी फैमिली बनी उसमें भी टाइम चाहिए, जब स्टूडेंट थे वहां भी टाइम चाहिए, और कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है बच्चों। तो यदि आपने बोर्ड की ओर शिफ्ट किया तो आपके टाइम बचेंगे, उस टाइम बचे हुए तो दूसरे पर लगाओ, दूसरे सब्जेक्ट पर लगाओ, या हो सकता है आप खेल कूद में अच्छे हो तो वहां पर लगाओ, वो मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क है। लेकिन आप ऑडियंस बन के किसी को देखने में लगाते हो तो आप ऑडियंस रह जाओगे, आप क्या हो जाएगा? ऑडियंस, और आपको बस होगा। तो आप पार्टिसिपेंट बनो चाहे किसी भी फील्ड के, इसके लिए आपका पर्पस फिक्स होना चाहिए कि केवल बोर्ड के लिए तो मैं तो इसको राय नहीं दूंगा, नो, एकदम सही। मैं तो नहीं बोलूंगा कि आप शुरुआत से ही बोर्ड की प्रिपरेशन करो, क्योंकि बोर्ड का ऐसा लेवल ही नहीं है कि रोज हम 6 घंटे स्टडी के नाम पर नौटंकी करें और साल भर यही करें तब जाके बोर्ड में 95% 99% आ रहा है। ऐसा लेवल नहीं है बच्चों बोर्ड का। आप बहुत अच्छे हो, इसके लिए आप 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर, लेकिन साल भर तो उसमें भी एबव 95% आ जाता है। रेगुलर विथ स्कूल कोचिंग, है ना? स्कूल भी जा ही रहे होगे, कोचिंग कहीं ना कहीं कुछ कर रहे होगे उसके साथ साथ, ठीक है? तो इस वजह से हमारा मेन एम है ये वाला, ये हाउ कैन आई मैनेज। तो ये कैसे मैनेज होता है वो देखो, आपके पास कोई कम टाइम तो है नहीं। सोचो ऐसे समझ सकते हो, यदि हम इसको कोई ऐसा कुछ लिख कर नहीं लाया हूं मैं, देखो सिंपल सा लॉजिक है, व्हाट टाइम यू हैव। सपोज आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी जैसा टाइम चल रहा है, सपोज जेई 2022 के लिए आप अपीयर होने वाले हो, तो उसके लिए आपके पास कम से कम 8 महीने तो जनवरी अटेम्प्ट के लिए भी है, और 13 से 14 महीने जेई एडवांस के लिए हैं, यदि सब चीज ठीक ठाक रहा तो। इसका मतलब यदि हम बेसिक फॉर जनवरी अटेम्प्ट, यदि हम जनवरी अटेम्प्ट की भी बात करें बच्चों, जनवरी अटेम्प्ट, है ना? वैसे तो कोविड की वजह से ये चेंज भी हो सकता है जैसे कि इस साल हुआ है, लेकिन उसको हम नजरअंदाज करें तो जनवरी अटेम्प्ट के लिए यदि देखा जाए तो मई, है ना? चलो जून से ही रख लेते हैं, डिस्टर्बेंस भी तो कुछ दिन होता है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यू हैव 7 मंथ्स, 7 महीने हैं, 210 दिन हैं। 210 दिन बहुत टाइम होता है। ये इसमें क्या होता है? 7 मंथ है बच्चों, है ना? 7 मंथ्स, कितने हफ्ते हो गए भाई? बहुत ज्यादा हो गए, 7, और हर एक महीने में 4, इसका मतलब 28 वीक्स हो गए। 29 वीक्स रख लो, चूंकि एक एक दिन तो इंक्रीज इधर उधर हो ही जाएगा, है ना? 29 वीक्स आपके। ऐसा मत सोचना कि वो हम 4 ही ले रहे हैं, किसी किसी में तो होता है ना 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो वो 29 वीक्स हो गए आपके पास। 29 वीक्स बहुत ज्यादा टाइम होता है बच्चों। यदि आप जेई जनवरी अटेम्प्ट 2021 के जगह पर 2022 देख रहे हो तो, है ना? ये तो इसके लिए आपके पास 29 वीक्स है, बहुत ज्यादा, है ना? 29 वीक्स का मतलब 7 मंथ्स, चलो 210 दिन हैं। वैसे तो 7 महीने में जो आने वाले टाइम है, कम से कम यदि जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर 4, तो 4 दिन तो वो मिल गए, यानी 215 दिन के आसपास हो गए आपके पास। तो 215 दिन, 210 से 215 कर देता हूं मैं, तो 215 दिन है बच्चों, कोई छोटा मोटा ये काम नहीं है। और इसमें कुछ डिस्टर्बेंस भी हो गए, है ना? चलो -15 दिन कर दो, -15 डेज, है ना? इंजॉयमेंट के या डिस्टर्बेंस के, इसका मतलब 200 दिन तो है आपके पास।
कोई कम टाइम थोड़ी होता है। यदि आप एक स्टूडेंट हो और आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना है और ऐसा कंपटीशन जो नेशनल लेवल का होता है, तो इतना टाइम तो या इतने के हिसाब से तो सोचना ही होगा। तो 200 दिन हम मान के यहां पर चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये आपका मेन टारगेट है कि बस अब 200 दिन को कैसे यूटिलाइज करें। तो देखो आगे इसमें क्या करना है। देखो टाइम टेबल जो होता है बच्चों, टाइम टेबल जो होता है ये कोई में आइडियल हर जगह आपको मिलेंगे, लेकिन कोई आइडियल नहीं होता है, क्योंकि मेन ये है आपको डेली बेसिस पर कितना स्टडी करना है, टोटल 10 आवर्स, ये आइडियल है। इंक्लूडिंग ऑल का मतलब होता है कि जिसमें 3.5 घंटे जो है ये आपका लर्निंग है और 6.5 यानी 6.5 आवर्स जो है ये आपका प्रैक्टिस है। मेन होता है प्रैक्टिस, ठीक है। मेन क्या होता है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। लोग क्या करते हैं ना, वो सीखने में ज्यादा विश्वास करते हैं, सीखते हैं वो। अब यही नहीं समझ में आता कि सीखते क्यों है वो, है ना। हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस इसमें यही डिस्कस करता हूं मैं कि भैया आप कोई चीज सीख रहे हो तो टेस्ट दिया करो रेगुलर। सीख रहे हो तो उस पर बेस्ड डबल नंबर ऑफ क्वेश्चन खुद से सोल्व किया करो। कहां किया आपने वो दिखाया करो। नहीं सर आप बस ये बता दो। बहुत सारे बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 23 बता दो। मैं बोलता हूं क्या बता दो इसमें, सर पूरा बता दो। नहीं मतलब क्वेश्चन समझ में आया है क्या, नहीं सर वो नहीं, तो भाई दूसरा क्वेश्चन कर लो। भाई लाइफ के प्रॉब्लम्स आपको पता ही नहीं है तो सोल्यूशन कैसे करोगे। सेम वही प्रॉब्लम मैथ्स की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री। भाई आपको प्रॉब्लम्स तो क्लियर होनी चाहिए, तो आप प्रॉब्लम्स को टाइम दो, सोचो कि इसमें क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है। तो इसके लिए आपका प्रैक्टिस टाइम बहुत ज्यादा होना चाहिए। और ये जो 6.5 आवर्स है या 3.5, सोचो यू हैव, जैसे प्रीवियस स्लाइड से फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड, यदि आप प्रीवियस स्लाइड देखते हो तो यहां से क्या आ रहा है, फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड, यहां से आपके पास 200 दिन है। 200 दिन गुने 10, ये आपके पास 2000 आवर्स हो गए स्टडी के। 2000 आवर्स कोई कम होता है क्या, नहीं ना। इसमें हमने डिस्टर्बेंस भी माइनस कर लिए हैं। देखो पिछले स्लाइड में हमने पिछले पेज में आपका डिस्टर्बेंस भी माइनस कर लिया है। 15 डेज किसके लिए रखा है बच्चों, ये 15 डेज रखा है डिस्टर्बेंस या एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। डिस्टर्बेंस है या एंजॉयमेंट है, दोनों आपके साथ ही है। लेकिन जो एग्जाम लेने वाले हैं बच्चों उनको ये सबसे कोई मतलब नहीं है। एनटीए को ना आपके इस पर्सनल से कोई मतलब नहीं है। जेई एडवांस के कंडक्शन वाली बॉडी को आपके इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो हमने आइडियल कि चलो उतना चलता है, या तो फेस्टिवल भी आता है या उतने घर में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाते हैं, है ना। तो इसके अलावा भी आपके पास बच्चों 2000 आवर्स है। 2000 घंटे कम होता है क्या। आपको पेपर कितने देर का देना है, ओनली 3 आवर्स। 3 आवर्स का जेई मेन देना है। तो क्या 2000 घंटे यदि आप लर्निंग और प्रैक्टिस करते हो तो क्या उसके लिए ये कम लग रहा है, नहीं ना, एकदम सही कम नहीं लग रहा है, ठीक। तो यदि आप 2000 घंटे देते हो तो ये 3 घंटे का पेपर जो है, क्या आपका ये अच्छा नहीं चला जाएगा। खुद सोचो इसको। 2000 hours you have only for the preparation of very grateful 3 hours duration, है ना। 3 घंटे का जो वो एग्जाम है ना, वो आपके लाइफ बनाएगा। लाइफ का मतलब पूरा कैरियर होता है बच्चों। कैरियर का मतलब आने वाला 16 साल के बाद का कम से कम 65-60 साल तो और बनाएगा ही, यदि अच्छे से सब चीज चला तो, ठीक। तो इसका मतलब आपके केवल और केवल इन 7 से 8 महीनों में मैं बोल रहा हूं कि यदि आप जेई मेन और जेई मेन में अच्छा स्कोर आ गया 180 190 आउट ऑफ 300, वैसे तो अब स्कोर बहुत चला जा रहा है इस साल के पेपर के देखने के बाद, यानी यदि आपके 200 प्लस स्कोर आ रहे हैं तो यू आर इन ओवर कॉन्फिडेंट विथ आईआईटी।
आईआईटी भी आपके पास 4 महीने बाद उसके एग्जाम देने वाले होंगे, जनवरी अच्छा चला गया तो। जेई एडवांस का पेपर कम से कम सब चीज ठीक ठाक भी रहा तब भी जून में होता है या मई एंड में होता है, सब चीज ठीक ठाक रहा तब भी बच्चों, इसका मतलब उसके लिए 4 महीना और मिलेगा आपके पास। तो यू हैव टाइम। किसके लिए टाइम नहीं है? बच्चे बोलते रहते सर मैं कैसे मैनेज करूं, टाइम नहीं है। भाई कितना टाइम चाहिए भैया? 2000 घंटे कम होते हैं क्या? 2 घंटे की आज के जमाने में कंटिन्यूअस मूवी नहीं देख पाते हम, उसमें भी हमें पॉपकॉर्न या कुछ रेस्ट चाहिए, है ना? तो 2000 घंटे। अब इसको कैसे करना है? तो अब जो भी हमने टाइम टेबल बनाया है बच्चों, टाइम टेबल कोई आइडियल नहीं होता है। सपोज मैं टाइम टेबल में लिखूं, सपोज कि 6:30 या 7 बजे उठना चाहिए, 7 से 7:30 आपको तैयार होना है, 7:30 से 8:30 या 9 AM तक केमिस्ट्री पढ़ना है। तो अब बच्चा बोलेगा सर स्कूल भी तो है 8 बजे, अभी तो ऑनलाइन बंद है, लेकिन 20 मई से कम यूपी में तो शुरू होने वाला है, और ऐसे ही रख लो बाकी जगह भी और शुरू होने वाला है, यानी ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू हो जाएगी। तो सर ये तो टाइम टेबल पंक्चर हो गया, फेल हो गया। इसलिए मैंने टाइम टेबल टाइम वाइज नहीं दिया है। हमने आपको क्या करा है कि आपके पास टोटल इतने आवर्स है, यू हैव टू मैनेज अलोंग विथ योर स्कूल प्लस जेई मेन प्लस जेई एडवांस प्लस फॉर बोर्ड, सब आपको करना है, ठीक है? लेकिन आपके पास घंटे, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप 10 घंटे से ज्यादा किसी भी दिन पढ़ाई करो। स्कूल यदि आप 8 बजे शुरू कर लेते हो, है ना, ऑनलाइन इवन ऑफलाइन भी, तो आप ये मत सोचो कि 8 बजे आप स्कूल शुरू करते हो और 1 बजे तक चलता है तो हमारे 5 घंटे हो गए ना। स्कूल की एफिशिएंसी, स्कूल क्लासेज की एफिशिएंसी नॉट मोर देन 60% होती है फॉर ए वेरी सीरियस स्टूडेंट। जो नॉन सीरियस होते हैं उनके तो 10 से 20% भी नहीं होते हैं। यानी अभी यदि आप स्कूल 6 घंटे करते हो तो उसका 60% ही आपके अंदर ये 10 घंटे में ऐड होगा, है ना। स्कूल क्लासेज, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, मुझे कोई टेंशन नहीं है। स्कूल क्लासेज ड्यूरेशन, स्कूल ड्यूरेशन जो है ना, ये आपका नॉट मोर देन 60%, है ना, इफेक्टिव लेस देन 60%, है ना, इफेक्टिव लेस देन 60% है बच्चों ये। इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि सर सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक स्कूल होता है, फिर उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर आधा घंटा रेस्ट लेता हूँ, फिर तो 5 घंटे मतलब 6 घंटे वो ऐड हो गए, शाम में 3 घंटे की कोचिंग अपने PW वाले में कर लेता हूँ, और उसके बाद 9 घंटे हो गए तो रात में 1 घंटे पढ़ूंगा, काम चल जाएगा। तो क्या इससे मेरा IIT हो जाएगा? ना। क्यों? क्योंकि हमने यदि 6 घंटे स्कूल ड्यूरेशन दिया तो वो काउंट हुआ आपका 3 घंटा, मतलब 3.6 आवर्स, है ना, यही बोल सकते हो। तो 3.6 आवर्स जो ऐड हुआ, अब उसमें अभी और बचे हुए हैं, अभी आपका 6.4 आवर्स बचा हुआ है भाई, तो बचे हुए हैं ना ज्यादा। इसका मतलब आपको वो समझना होगा कि स्कूल एक्टिविटी क्या है और आपकी अपनी प्रिपरेशन क्या है बच्चों, ये आपको ध्यान देना है ना। इसीलिए मैं बोलता हूं डेली टाइम टेबल हमेशा मैं प्रीफर कभी नहीं करता, मैं वीकली टाइम टेबल प्रीफर करता हूं, वीकली टाइम टेबल। अब यदि हम बोलें कि 11th बच्चों मेरा डूब गया है, यदि कोई बच्चा बोलता है कि सर 11th यदि डूब गया है तो हम कैसे करें, ठीक है, चलो इसमें मैं कुछ नहीं लिख के लाया हूं। इफ 11th, है ना, 12th along with 11th कितना होना चाहिए? तो आप ना ये कर लो कि वीकली डिवाइड कर लो, वीकली आप प्लान बनाया करो, है ना। डेली प्लान होता नहीं है उतना सक्सेसफुल, वीकली आपका एक प्लान होना चाहिए, वीकली प्लान इसको बोल सकते हो, ठीक है। जैसे हमने आपको बोला कि डेली 10 घंटे पढ़ने हैं, डेली 10 घंटे पढ़ने हैं, हफ्ते में चलो एक दिन आधा पढ़ना, संडे का दिन हो या कोई भी, है ना। डेली 10 आवर्स को एवरेज हम 65 आवर्स लेते हैं वीक में, 65 आवर्स होना चाहिए, ठीक। इसका हमने 3.5 घंटे लर्निंग बोला था और 6.5 घंटे प्रैक्टिस बोला था। तो 65 आवर्स में आप इसको 3 सब्जेक्ट में बांट दो। इन 3 सब्जेक्ट यानी ये बटेगा जेई 12th, ठीक, ये बचेगा
ये JEE-11 और ये हो जाएगा 12th बोर्ड। ये इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो बच्चों। तो JEE-12 में अब यहां पर क्या हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों होते हैं। ऑन एन एवरेज एक डेटा होता है कि देखो आपको ये 3 पार्ट में इसको बांटना है। तो आप यदि 12th में हो, यदि आप 12th में हो तो यहां पर आपको 60% दे देना है। ये हो गया आपका 60% टाइम, ठीक, स्टडी ड्यूरेशन का 60% हो गया बच्चों। इसका मतलब यदि आप देखो तो 65 आवर्स का यदि हम 60% लेते हैं तो 65 इंटू 2 130 इंटू 3 390 यानी 39 आवर्स हो गया ना। चलो एकदम सही लिखते हैं, 39 आवर्स ये हो गया आपका। तो जब 39 आवर्स है तो इसको 3 सब्जेक्ट में बांटना है भाई। चलो अब थोड़ा सा हम अच्छे से डायग्राम बनाते हैं, है ना। 3 सब्जेक्ट में बांटना है आपको, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में यदि आपको बांटना है, ठीक है, ये चलो अभी मैं मिटा देता हूं, इसको इधर लिख देंगे। इसको 3 सब्जेक्ट में बांट देना है। तो 3 सब्जेक्ट में कैसे कैसे बांटोगे भाई, हमें ये प्रैक्टिस का है और सेल्फ सब चीज है इसमें मिला हुआ। तो फिजिक्स को कितना दोगे, केमिस्ट्री को कितना दोगे और मैथ्स को कितना दोगे। तो फिजिक्स को ऑन एन एवरेज, जो मेरा जैसे मैंने खुद IIT कर रखा है तो ऑन एन एवरेज, और इतने साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स जो है वो सबसे ज्यादा टाइम मांगता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं। तो इस 39 आवर्स में यदि मैं इसको 16 आवर्स केवल इसको दूं मैथ्स को, है ना, क्योंकि मोर एज रिक्वायर्ड मोर प्रैक्टिस, ये जो आपका है रिक्वायर्ड मोर प्रैक्टिस, है ना, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। और हमारे जो बच्चे भी होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट भी होते हैं, वो सबसे ज्यादा मैथ्स में ही बोलते रहते हैं सर, चला गया ऊपर से। तो इसलिए ज्यादा 16 आवर्स मैथ्स है। और इससे यदि हम बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री को तो आप चाहो तो इक्वल भी ले सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री चूंकि बहुत ज्यादा लंबा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा लंबा सब्जेक्ट है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, और मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ये 3 पार्ट में ये आते हैं। तो उसको भी थोड़ा ऐसा नहीं कि कम टाइम देना है, तो इसको दे दो 13 आवर्स, है ना। ये हो गया केमिस्ट्री। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट सिलेबस है इसमें। और जो बच गया वो 10 आवर्स तो भाई फिजिक्स में कंसेप्ट समझना है बच्चों, ज्यादा ना तो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और ना ही ज्यादा क्वेश्चन इसमें SC वर्मा तक में दिए हुए हैं, है ना। जितना पूरा SC वर्मा में दिया हुआ है ना वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में, उससे ज्यादा क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स के किसी एक सेक्शन में दिए हुए हैं। यदि हम बात उसकी कैलकुलस की करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए ये आइडियल ड्यूरेशन है। ये हो गया JEE-12। यदि हम इसकी बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ये इसी में, है ना। यदि हम 11th की बात करें तो 39 आवर्स तो इसमें हो गया, और इसका JEE-11 आपको 12th 11th के साथ करना है, तो इस वजह से इसमें 30% इसको टाइम देना है, या 25% इसको मैं टाइम देता हूं, ठीक है, 25% ऑफ टोटल, है ना। तो ये हो गया 25% टाइम आपको वीकली 11th पर देना होगा। क्यों, क्योंकि आपका 11th आपके हिसाब से या कंपेरेबल टू अदर गुड स्टूडेंट्स वेस्ट हो चुका है, इसीलिए, है ना। तो 25% हर हफ्ते आपको, 25% ज्यादा नहीं आएंगे बच्चों। कितने घंटे आ रहे हैं देखो, 65, मतलब ऑन एन एवरेज 6.5 13 आवर्स और 6.5 यानी 19.5 अप्रोक्सीमेशन 20 आवर्स ये हो गए बच्चों, है ना, 20 आवर्स। तो 20 आवर्स ये हो गए और ये हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा 60% वाला जो है ये तो 39 आवर्स है, ये 25, ये 20 आवर्स को और कम कर देते हैं, क्योंकि उससे तो 60% से तो ये कम ही आ रहा है ना। तो 25% जो हुआ, है ना,
कम हो गया ना, बहुत ज्यादा हो रहा है, देखा परसेंटेज में कितना गलत कर रहे हैं हम। तो 6.5 यानी 13 और 3.25 है ना, यानी ये 16, चलो 15 घंटे मान लो, बस 15 घंटे आपको देना है, 15 आवर्स है ना आसपास। तो 15 आवर आप इसको दे सकते हो। इसको भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में डिवाइड कर सकते हो चाहो तो। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो इसमें फिजिक्स में आपको कितना घंटे चाहिए भाई, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। जो मेरा मानना है मैथमेटिक्स में थोड़ा सा हमेशा ज्यादा देते, थोड़ा सा, है ना। तो थोड़ा सा ज्यादा देने का मतलब फिजिक्स जो है ये आ गया आपका 5 घंटे, ये 4 आवर, ये आ गया 6 आवर, बस ये आ गया। अब क्यों मैंने केमिस्ट्री कम दिया है बच्चों यहां पर, आपको जब 12th में केमिस्ट्री करते हो तो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसी में करना होता है। केमिस्ट्री सबसे ज्यादा 12th में है और अच्छा भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें 11th का कम पोर्शन, इवन जो है भी वो बता ही दिया जाता है किसी भी फैकल्टी के द्वारा, तो ये आपका उसी में कवर हो जाएगा। और बोर्ड के लिए आपको कितना ध्यान देना है भाई, बोर्ड अब कितना बच गया 15% है ना, तो 15% यानी 12th बोर्ड, ये भी रेगुलर आपको ध्यान देना है बच्चों। 12th बोर्ड आपको 15% देना है रेगुलर, हर हफ्ते। बच्चे क्या करते हैं ना कि बोर्ड के आगे तैयारी करेंगे, तो इस 15% टाइम में हो कितना गया, ऑन एन एवरेज हमारे पास देखो 39 आवर्स यानी 40 यानी 55 आवर्स हो गए, यानी 10 घंटे बचे हैं ऑन एन एवरेज, है ना। तो चलो 10 घंटे 10 आवर इन अ वीक, ये वीकली प्लान है, वीकली प्लान मैं इसको बोल रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि दिन के ऐसे कैसे प्लान हो रहे हैं भाई, है ना, ये है वीकली प्लान ये। तो अब 10 घंटे, अब इसमें क्या करना है, तो इसमें हर हफ्ते जो आपका लाइट, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो आपका ये हो गया, ये कर ही रहे हो, तो नेचुरल से बात है इंग्लिश थोड़ा ज्यादा कर लेना है। तो हर हफ्ते इसमें मेन प्रेफरेंस देना है इंग्लिश, या जो भी आपके इंग्लिश और अनदर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, अनदर, है ना, ये जो है इसको आप 4 घंटे हर हफ्ते देना, है ना। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को 2-2 घंटे दे देना, बस बोर्ड के लिए, जिसमें डेरिवेशन वगैरह होते हैं। तो आपका जो टाइम टेबल है वो वीकली प्लान के हिसाब से आगे बढ़ता है, वीकली प्लान के हिसाब से बच्चों ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। और ये बोर्ड कैसे कवर करेंगे वो भी देख सकते हैं, ये बोर्ड के लिए है। अब यदि हम यहां पर बात करें, है ना, चलो यहां पर यदि हम 12th बोर्ड की बात करते हैं, तो इसको मैंने अगले स्लाइड पर भी किया है कि हाउ टू कवर बोर्ड, है ना। तो वो कैसे करना है तो वो देख लो, हाउ टू कवर बोर्ड, बोर्ड को कैसे कवर करना है बच्चों, ये साथ ही साथ चलना है। तो इसमें क्या है, यदि आप इसको इंग्लिश का सब पेपर लेते हो, मैं मान के चल रहा हूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश, और एक होता है शायद कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, जो भी है ना। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, ओनली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हो गया प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे आपको 10 इयर्स के, तो उसको बार बार ध्यान देते रहना है। इंग्लिश के लिए हो गया। यदि आप देखते हो मैथ्स के लिए, जो कि थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है, तो इसमें बच्चों मैथमेटिक्स में ज्यादा हमें एनसीईआरटी नो नीड होता है ना, ऑन नो नीड ओनली एनसीईआरटी, नो नीड एनसीईआरटी, ठीक है, नो नीड एनसीईआरटी। अब करना क्या है, तो क्या करना है, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करना है। फॉर मोर प्रैक्टिस आपको क्या करना है, फॉर प्रैक्टिस या तो एग्जाम्पलर ले सकते हो, ऐसा नहीं कि लेवल इंक्रीज कर लेना है, आइदर एग्जाम्पलर कर सकते हो, ठीक है, और आरडी शर्मा कर सकते हो, है ना, प्लस पीवाईक्यूज तो सारे में रहेंगे। पीवाईक्यूज का मतलब समझ रहे हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, याद रहेगा बच्चों, एकदम सही याद रहेगा सर। तो ये आपको कर लेना है। फिर यदि हम इसमें बात करें कि फिजिक्स के लिए क्या करना है, तो फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है अभी बताता हूं। इसमें भी एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज, बस एनसीईआरटी
प्लस पी वाई क्यूज। ठीक, और यदि आप बात करो केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, तो केमिस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं, ओनली एनसीईआरटी, इसमें ओनली लगा दिया मैंने, ओनली एनसीईआरटी प्लस पी वाई क्यूज। ओनली किसी में नहीं लगाया है बच्चों, हमने केवल इसी में लगाया है। तो इसका मतलब केमिस्ट्री जो है 99% केस में इवन जेई मेन में भी एनसीईआरटी से ही आता है। केवल मैथमेटिक्स में नंबर और लेवल वही है एनसीईआरटी का जो जेई मेन का है, मैथमेटिक्स में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस कम दिए हुए हैं, इसलिए हमें आगे ध्यान देना होता है। एग्जाम्पलर आप कर लो या फिर आरडी शर्मा कर लो। ठीक, तो मैथमेटिक्स में तो उतना एनसीईआरटी सपोर्टिव नहीं है, वो एनसीईआरटी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बच्चों, हमने पहले के भी वीडियो में बोला है, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलो अब इसके बाद, अब बोर्ड के बाद अब हमारा मेन पर्पस आता है कि सर ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है जो हम 12th में स्टडी करते हैं तो 11th में जरूरत होती है उसकी। 12th में जब स्टडी करते हैं तो 11th में जरूरत होती है, वो देखते हैं ना। इसमें कंपाइलेशन में हमने कुछ ज्यादा इधर उधर सोचा है और अपने कलीग जो फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं उनसे भी बात किया है उसके बाद, और तब भी ये डिपेंड करता है पर्सनल टीचर पर, जो भी आपके क्लास में हैं वो आपको और अच्छे से गाइड करेंगे। जो हमें लगता है वो हमने आपको यहां पर बताया है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू आस्क फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव टीचर। देखो 12th में यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हो, 12th में क्या कर रहे हो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक यदि आप कर रहे हो, है ना, तो देखो क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से समझने के लिए होता है। इस वजह से जब आप 12th में स्टडी करना शुरू करते हो और आपके 11th रिलेटिवली वीक होता है तो मजबूरी में हमें बोलना होता है, नहीं समझ में आया और डिटेल में बताओ और बेसिक से पढ़ाओ। लेकिन 12th है, 11th भी तो उसी साल पूरा का पूरा नहीं पढ़ाया जा सकता, तो इसलिए आपको मिनिमम, लेकिन ये मिनिमम भी नहीं है, पूरा का पूरा ये फिजिक्स वाला है। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको आना चाहिए, फ्रिक्शन आना चाहिए, है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन आना चाहिए, WPE यानी वर्क एनर्जी पावर आना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी सेंटर ऑफ मास में जो आता है वो आना चाहिए, रोटेशन आना चाहिए, बस। यानी पूरा का पूरा बेसिक मैकेनिक्स, यानी ये जो है बेसिकली ये क्या है, मैकेनिक्स, यानी बेसिक मैकेनिक्स आपका क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपको क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है और आप 100% समझते रह जाते हो। हमेशा आप बैच में देखते रहते होगे कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम बताते भी नहीं है जबकि उनको होता है, बताना चाहिए वैसे, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को तो बहुत प्रॉब्लम होता है और अच्छी बात यह है वो बताते भी हैं। तो बताते हैं इसका मतलब उनका ये सब टॉपिक्स अंदर ही अंदर उनको कुछ कमजोर कर रहा है या वीक है, वो ये नहीं बताते, वो ये बताते हैं कि हमको समझ में आ रहा है, ये भी बताते हैं कि 11th वेस्ट हुआ है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि 11th में कौन कौन से टॉपिक वेस्ट हुए हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। तो ये आपको टॉपिक एकदम अच्छे से ध्यान देना है कि ये वो पोर्शन है जिससे आपको स्ट्रॉन्ग करने के बाद या छोटा मोटा टाइम, जैसे आपकी क्लास होती है मंडे से फ्राइडे, कभी कभी सैटरडे को भी होती है, तो संडे यू हैव टाइम ना, तो आपको पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक मंडे को या ट्यूसडे को शुरू हो रहा है, तो हमें कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लेना है टू गेट 100% अंडरस्टैंडिंग। तो उसके लिए ये सब तो बहुत है ना, ये बेसिक मैकेनिक्स। अब जैसे ऐसे ही छोटे मोटे में है, EMI आपका आगे चलेगा तो SHM होना चाहिए आपका क्लियर, AC अल्टरनेटिंग करंट होगा तो वेव ऑन स्ट्रिंग होना चाहिए, वेव ऑप्टिक्स होगा तो साउंड एंड वेव क्लियर होना चाहिए, वेव ऑन स्ट्रिंग वही वाला, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स होगा तो वेक्टर होना चाहिए क्लियर, और एक यहां पर काइनेमेटिक्स भी छोटा मोटा रिलेटिव मोशन का क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके ये कुछ कुछ है जो आपको ध्यान देना है, कुछ कुछ ये हमने कंपाइल किया है जो आपको ध्यान देना है बच्चों। ओके, याद रहेगा, एकदम अच्छे से याद कर लेना ये कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस प्लीज आस्क योर रेस्पेक्टिव टीचर, ऑल्सो कंसल्ट योर रेस्पेक्टिव
टीचर्स, है ना, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे, है ना, वो आप उनसे जरूर कंसल्ट करो। ये एक आइडियल है जो हमें लगा है और हमने अपनी टीम से भी बात की है, जो हमारे पास जो, चूंकि हम लोग टीचर हैं, मैं तो टीचर हूं 15-20 साल से, तो हमारे 99% फ्रेंड सर्कल में तो टीचर ही है, चाहे वो मैथ्स के हो या फिजिक्स के हो या केमिस्ट्री के हो। बायो को तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ चूंकि आईआईटी पढ़ाता हूँ इस वजह से, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री वालों से तो रेगुलर टच में रहती हैं, तो उनका भी इस पर हामी था। ठीक है, तो चलो ये वाला उसके हिसाब से ये आपको ध्यान देना है। ऐसे ही हमने केमिस्ट्री में ट्राई किया है कंपाइल करने का, तो इसमें क्या है, ज्यादा इसमें तो बहुत टॉपिक है, नेम ही बहुत है, तो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ज्यादा कुछ नहीं देखना है बच्चों। इसकी खासियत क्या है, जब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में शुरू होती है तो 11th का भी पूरा का पूरा बता दिया जाता है, जिसको जीओसी भी बोलते हैं, क्योंकि जीओसी 11th में भी है 12th में भी है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब आपको क्या है ना, पूरा का पूरा कुछ सब बता ही दिया जाएगा। केमिस्ट्री में 12th में इस वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। जो 12th स्टार्ट होता है ना, तो मैथ्स और फिजिक्स की वॉट लगाते हैं स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की तो वाहवाही करते हैं, चाहे वो टीचर पर्टिकुलर कोई भी हो, कोई दूसरा भी होगा ना, तब भी उनको दिक्कत नहीं होगी। यही हालत 11th में होती है बच्चों। जब आप 11th में एंट्री करते हो तो ये कॉमन से है, मैं किसी सिस्टम में 10 साल, किसी सिस्टम में 5 साल, किसी सिस्टम में 5 साल, टोटल 20 ईयर से काम कर रहा हूं, तो ऑन एन एवरेज जब केमिस्ट्री शुरू होता है 11th में, तो केमिस्ट्री में डिफरेंसेज या डिफिकल्टी आती है, फिजिक्स और मैथ्स में उस टाइम नहीं आती। जब 12th में आते हैं तो फिजिक्स और मैथ्स में डिफिकल्टी आती है और केमिस्ट्री में नहीं आती, क्योंकि ये टॉपिक का खेल है, ना कि स्टूडेंट्स या टीचर का मिसमैच है, नहीं, ये टॉपिक का खेल है। 11th में स्टार्टिंग होती है मतलब क्या बोलते हैं, स्टोइसियोमेट्री, यानी मोल कंसेप्ट, अपने आप में एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। चैलेंजिंग सब्जेक्ट बोल रहा हूं, चैलेंजिंग कंटेंट है। आप चाहो तो यदि उसको आरसी मुखर्जी से अटेम्प्ट करके देखो या ओपी टंडन से अटेम्प्ट करके देखो, और भी बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं, वहां से भी आप अटेम्प्ट करके देखो तो आपको पता चलेगा कि लेवल क्या है। तो इसमें टीचर नहीं कर सकता है, ये कॉमन मानसिकता है कि हमें नहीं समझ में आया इसका मतलब टीचर बेवकूफ है या टीचर अच्छा नहीं है। बच्चों वो ना, आपकी जितनी उम्र है ऑन एन एवरेज उतने साल से वो इस फील्ड में है। यदि वो कॉलेज से भी पास हुआ होगा तब भी तो 6 साल पहले से वो आईआईटी को जान रहा होगा ना, या इंजीनियरिंग लेवल को जान रहा होगा, क्योंकि पास भी तो 4 साल बाद होते हैं, 2 साल तैयारी वो भी किया होगा, है ना। इसका मतलब 6 साल से तो एकदम नया वाला बच्चा जो है वो 6 साल से आईआईटी सुन रखा है। सोचो जो टीचर 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं, वो तो आपकी उम्र के बराबर का एक्सपीरियंस है, और आपको पता चल गया कि उनको पढ़ाने नहीं आता, इससे बेवकूफ़ी इंडिया में तो नहीं हो सकता, है ना। यहां पर तो बड़ा अच्छा होता है, किसी की भी कंप्लेन करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम वो नहीं समझते कि ये टॉपिक का खेल है बच्चों, ये टॉपिक का खेल है, ठीक है। ऐसे ही जब आपका सॉलिड स्टेट होगा तो सॉलिड स्टेट में क्या आपको चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी होना चाहिए। सपोज आपका सोल्यूशन चल रहा है तो मोल कंसेप्ट प्लस गैसियस स्टेट भी क्लियर होना चाहिए, सोल्यूशन में आता है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने इसमें देख रखा है, और हर जगह मोल कंसेप्ट ये सब यूज होता है। और ये भी उसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने कुछ कुछ बेसिक्स या जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन वाले लिखे हैं। अब कोई बच्चा बोल रहा है सर सरफेस केमिस्ट्री क्यों नहीं आपने लिखा, डी एंड एफ ब्लॉक क्यों नहीं लिखा, पी ब्लॉक क्यों नहीं लिखा, वो भी तो 12th में है। जगह भी तो होनी चाहिए, जगह भी तो होनी चाहिए। हमें उतनी केमिस्ट्री तो, हमें आईडी टॉपिक का तो नाम याद है ना, सम मेजर, है ना, सम इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने लिखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। आप ये मत बोलना कि सर ने तो डी एंड एफ वाला लिखा ही नहीं, पी ब्लॉक लिखा ही नहीं, सर ने तो सरफेस केमिस्ट्री भी नहीं लिखा। तो ठीक है भाई, नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। हम आपको केवल कुछ आइडिया दे रहे हैं कि क्या क्या इसके अलावा आपको पढ़ना चाहिए। जब आप 12th का कोई टॉपिक करते हो तो 11th के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वैसे तो 11th कंप्लीट स्ट्रांग होना चाहिए यदि मिनिमम रिक्वायरमेंट पर भी जाते हैं तो 12th हमें अच्छे से समझ में आते रहेगा,
है कि नहीं। हम कम से कम उस मिस गाइड में नहीं रहेंगे कि टीचर खराब है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। चलो अब अपने सब्जेक्ट पर आ जाता हूं मैं। तो मैथमेटिक्स में तो बच्चों एकदम एक ही सिंपल सा लॉजिक है कि 12th के लिए बेसिकली, है ना, कंप्लीट 11th आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिकली मस्ट बी गुड इन कंप्लीट 11th, मस्ट बी गुड इन कंप्लीट 11th। ये कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका, है ना। भले एनसीईआरटी ही लेवल हो, कंप्लीट 11th, ये एनसीईआरटी ही लेवल क्यों ना हो, लेकिन उनको ये क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा भी हमने बेसिक ये लिखा है कि रिलेशन एंड फंक्शन यदि आपका टॉपिक 1 हो रहा है तो इसके लिए लॉग आपको पहले से पता होना चाहिए, इनइक्वालिटीज पता होना चाहिए। कंप्लीट 11th फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मॉडुलस ऑफ एक्स है, आइडेंटिटी फंक्शन है, इक्वल फंक्शन है, और भी छोटे मोटे फंक्शन ये आपको पता होना चाहिए। उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, क्वाड्रेटिक का आइडिया होना चाहिए, उसका ग्राफ क्लियर होना चाहिए, और बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसकी वजह से फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन कुछ कुछ डूब जाता है कि नहीं। डोमेन रेंज में भी ट्रिगोनोमेट्री आता है। तो ट्रिगोनोमेट्री बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री में कम यूज हुआ था, कहां यूज होता है, रिलेशन एंड फंक्शन में यूज हो रहा था। सर एकदम सही बता रहे हो बच्चों, है ना। इसीलिए यहां वाला तो एकदम ही याद रख लेना है। फिर आपके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ये तो आपका टॉपिक का नाम ही है इनवर्स, लेकिन किसका, अपना या ट्रिगोनोमेट्री का। सर ट्रिगोनोमेट्री का। तो ट्रिगोनोमेट्री का तो पूरा याद होना चाहिए ना। इट्स एसोसिएटेड फॉर्मूले लाइक साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस 3 कॉस थीटा, या कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये सब बहुत सारे फॉर्मूले आप हमें क्लास में गाना गाते हुए सुने होंगे, लेकिन फॉर्मूले के साथ ही हम गाना गाते हैं, बाकी हमें वो सब नहीं आता, है ना, क्योंकि पर्पस नहीं है। जब रेस्ट टाइम में वही सब देखते हैं, लेकिन इसलिए नहीं देखते कि वो हम सीखें, या वो हमें टोन समझ में आए हैं, या वो हमें याद करना। हम इसलिए देखते हैं कि चलो क्लास लेते लेते थोड़े से यदि हमें रेस्ट चाहिए तो गाना ही देखते हैं या गाना ही सुनते हैं। याद करने का वो कभी पर्पस नहीं होता है हमारा। तो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपको किसके लिए, है ना, इंटरटेनमेंट क्यों चाहिए। भाई आपने 6 घंटे स्टडी किया क्या, जिसके बाद आपको इंटरटेनमेंट चाहिए। सुबह उठ के इंटरटेनमेंट चाहिए क्या, 2 घंटे स्टडी करने के बाद इंटरटेनमेंट चाहिए। तो ना सोचो ये सब ज्यादा नहीं सोचना है। फोकस्ड ऑन आईआईटी जेईई एज वेल एज जेईई मेन। अब जैसे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आएगा बच्चों आपको, यदि, है ना, देखो इसमें बीच में ना हमने सर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आपने नहीं लिखा बच्चों, वो एकदम इंडिपेंडेंट टॉपिक है, नो यूज ऑफ अदर्स। हाँ मैट्रिक्स में बाइनोमियल यूज होगा, वो मैं आगे क्लास में बताऊंगा, और डिटर्मिनेंट में सम स्पेशल सीरीज यूज होगा सिग्मा लेने में, वो भी आगे बताएंगे, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आता ही है बच्चों को। इनवर्स के बाद कंटिन्यूटी डिफरेंस, इसमें लिमिट यूज होगा जो कि 11th में है। बेसिक डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट भी यूज होगा बच्चों, ठीक है। तो ये सारा आपको ध्यान देना है। फिर एओडी हम चलेंगे। एओडी का मतलब सर, अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एकदम सही। तो फंडामेंटल्स ऑफ 2D ज्योमेट्री, बेसिक्स ऑफ मेंसुरेशन, ये दोनों फॉर्मूले चाहिए, और डिफरेंशियबिलिटी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल तो चाहिए ही चाहिए। फिर आएगा इंटीग्रेशन की बारी। इंटीग्रेशन में फिर ट्रिगोनोमेट्री मुंह फाले आ जाएगा कि भाई मैं फिर आ रहा हूं। पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का 60% क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन कम्स फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री। एनसीईआरटी के यदि 100 क्वेश्चन है सारे एक्सरसाइज के मिला के 7.1 से लेकर 7.11 तक, है ना, यदि 100 क्वेश्चन है इंक्लूडिंग मिसलेनियस, तो 100 में से कम 50 क्वेश्चन जो है ना बच्चों, वो ट्रिगोनोमेट्री के ही भरे हुए हैं। अब कहां बचोगे ट्रिगोनोमेट्री से भाई साहब, यदि आपने ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं कर रखे हैं तो दिक्कत आएगी, आने वाली है ना, कहीं ना कहीं से तो आएगी। और अब आता है 3D ज्योमेट्री। इसमें क्या करना है, कंप्लीट 2D ज्योमेट्री आपको कवर करना है। कंप्लीट 2D ज्योमेट्री यानी उसी का ये रिवीजन होता है बच्चों। तो ये आपको अच्छे से क्या करना है,
दिमाग लगा के क्या करना है बच्चों, दिमाग लगा के ये क्या क्या टॉपिक हमने बताया है आप उसके हिसाब से चला करो, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका कैरियर एकदम अच्छा बनेगा और कंफ्यूजन मन से हटेगा, है ना, कि इसलिए नहीं समझ में आ रहा था। चाहे पढ़ाए कोई भी टॉपिक तो वही पढ़ाएगा ना भाई, है ना। हो सकता है कोई एकदम बेस में जाके 3 साल में कोर्स खत्म करें, कोई उसके ऊपर से शुरू करे 2 साल में खत्म करे, कोई कोर्स खत्म करने के हिसाब से आपका रिवीजन करने के हिसाब से आपको पढ़ाए, तो ये 3 अलग अलग तरीके से होते हैं। प्योर यूट्यूब की यदि हम बात करो तो आप यूट्यूब में 4-4 2-2 घंटे, मतलब एक टॉपिक के लिए कोचिंग में या इवन अपने बैच में यदि हम 10 घंटे में खत्म करते हैं तो YouTube में देखोगे वो 40 घंटे में बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन उस टॉपिक के लिए यदि आप 40 घंटे दे रहे हो, दिक्कत में आएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम ही कम बचेगा बाकी सब्जेक्ट के लिए, बाकी एक्टिविटी के लिए बच्चों। तो ये तीनों सब्जेक्ट में हमने क्या किया है, मैथ्स में तो हमें किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में हमने नियर डियर से पूछ के ये किया है। और बाकी अब देखते हैं कि आखिर एक क्या है ना। देखो ये हमने इसीलिए ऐसा लिखा है बच्चों, सम फैक्ट ये क्या ओनली 1% है, वाई ओनली 1%, है ना। selected in JEE एडवांस, है ना। JEE एडवांस में आखिर 1% ही क्यों जाते हैं। तो बच्चों देखो ये उनकी इच्छा है, ये हमारी हिसाब से नहीं चलता है, ये उन्होंने जिनको सेलेक्ट करना है, जितनी वो वैकेंसी होगी या जितनी इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज में मतलब जो सीट है उसी के हिसाब से तो ये होगी। 1% है, ऑन एन एवरेज 11 लाख लोग अपीयर करते हैं और 10,000 लोग पास होते हैं। तो उसका मेन रीजन क्या है ये भी सुन लो। इस वजह से लोग मुझको डिमोटिवेशनल बोलते हैं, क्योंकि मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं, है ना। तो इस वजह से, जबकि 1% है JEE एडवांस में, लेकिन बच्चों 3% है JEE मेन में, 3% है JEE मेन में, है ना। 3% इन JEE मेन, है ना। ये अच्छी बात है, सोचो 2% बढ़ गया, है ना। 3% क्या, आप चाहो तो सेंट्रल काउंसलिंग के लिए तो 5% होता है। सेंट्रल काउंसलिंग जिनका होता है, ऐसा नहीं होता है कि उनको अच्छी ब्रांच ही मिल जाती है या NITs ही मिल जाती है, ऐसा नहीं होता है। और भी तो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है ना इंडिया में, वहां पर उनको एडमिशन होती है। मतलब प्राइवेट में ज्यादा फीस दे के लेने की नौबत नहीं आती है ना। अब कोई कोई तो प्राइवेट में 8 लाख रुपए साल का फीस दे के ले लेता है। मैं तो बच्चों को समझाते रहता हूं, भाई पेरेंट्स को समझाओ, पापा उससे अच्छे मुझे महंगे टीचर रखने दो, महंगे जगह मुझे पढ़ने दो, मुझे ज़्यादा अच्छे से पढ़ने दो, है ना। ज़्यादा मुझे इधर उधर मत घुमाओ। आप 8 ही लाख साल के देना, 2 लाख रुपए NITs में दूंगा, 6 लाख का ऐश करेंगे, है ना, एंजॉय करेंगे। भाई पेरेंट्स तब भी आपको दे देंगे, दे आर इमोशनल लाइकिंग यू, है ना। उनको तो वैसे भी 8 लाख अपने पॉकेट से देना था यदि बैंक से लोन नहीं ले रहे हैं तो, पर एनम। अब सोचो यदि उनका भी 2 लाख बचा दिए आप, तब भी तो आप 4 लाख अपने पॉकेट में लाए ना। सोचो 11th-12th में पढ़ने से कितना फायदा हो रहा है ना। आप बहुत पैसा इन फ्यूचर अपनों का बचा सकते हो। स्टार्ट अपनों से तो करो, लूटना तो दूसरों को चाहिए। इंडिया में 99% स्टूडेंट्स अपनों को ही सबसे ज्यादा लूटते हैं, दूसरे वाले पता नहीं पुलिस केस कर देते होंगे। सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स अपनों को ही लूटते हैं, अपनों को लूटते हैं। ये एक फैक्ट है जो कि बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। सीधे बच्चा बोल देता हमसे हुआ ही नहीं, लेकिन हमें एडमिशन चाहिए उसी में। भाई जब आपसे नहीं हुआ तो आप मत करो ना, घर का बिजनेस है ठीक है, अदरवाइज छोटा मोटा काम शुरू कर दो। क्यों, जो बंदा ऑलरेडी 10 साल से अच्छी अर्निंग पर है उनको और परेशान कर रहे हो। यू आर सो कॉल्ड देश के फ्यूचर ना भाई बच्चों लोग। तो अपनों को मत लूटो, दूसरों को लूटो, है कि नहीं। उसके लिए जरूरी है 11th-12th अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो सिंपल से सारे पॉइंट्स लिखे। नॉट ऑल स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर IIT JEE। सबसे पहली बात, जो 12 लाख लोग, 11 लाख लोग जो अपीयर हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों कंपटीशन 2 लाख के बीच होता है।
1 लाख बच्चों के बीच अच्छे से कंपटीशन होता है। तो इसका मतलब नॉट मोर देन, यानी सारे लोग का ये टारगेट ही नहीं है IIT JEE। भाई प्रेशराइज है, फैमिली प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, दोस्तों की संगत है कि भाई मेरा दोस्त वहां एडमिशन लिया तो मैं भी लूंगा, हमने सुना IIT में रैंक 1 उस कोचिंग से आया तो चलो अपने बच्चे को भी वहां भेजेंगे, जबकि उनको हम रोज देख रहे थे, दिन भर में पढ़ते हुए कभी नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन हम उनको भेजे वहीं पर जहां से रैंक 1 आया। इसका मतलब हम एज ए पेरेंट्स बेवकूफ थे कि हमने कंपेयर ही नहीं किया अपने बच्चे का और जिसका रैंक 1 आया। हो सकता है वो 6th से स्टडी कर रहा होगा, इस वजह से रैंक 1 आया, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा प्रिपेयर कर ही नहीं रहे होते हैं, तो ये एक पॉइंट। फिर दूसरा, लैक ऑफ मोटिवेशन टुवर्ड्स बेनिफिट ऑफ IIT JEE। बेनिफिट ऑफ IIT JEE समझते हो बच्चों, बहुत बड़ा बेनिफिट है ये, है ना। यदि आप IIT बैड रैंक से या गुड रैंक से इवन IIT नहीं भी करते हो, NITs में भी जाते हो, तो ओवर कॉन्फिडेंस आपका और आपके घर वालों का बहुत अच्छा होता है। ग्रेजुएशन लेवल पर इससे अच्छा एग्जाम ही नहीं है PCM में। आप सोचो ना, यदि कोई UPSC क्वालिफाई करता है तो उसके 2-3 दूर दराज तक के रिश्तेदार भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सेम वही ग्रेजुएशन लेवल पर IIT को दिया गया है लेवल ये। इसका मतलब यदि आप IIT कर लेते हो तो आपके दूर के ताई, दूर के अंकल भी आपसे बहुत अच्छे से बात इसलिए करेंगे या गौरवान्वित महसूस करेंगे, बच्चा आपने बहुत अच्छा किया है। ऐसा नहीं कि कुछ यूनिक कर दिया कि चांद पर चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपने टाइम टेबल को सही से यूटिलाइज किया है। सोचो कितनी अच्छी बात है कि आपकी अपने ही घर में इमेज और अपनों के नज़र में इमेज इतनी अच्छी हो रही है। बाकी तो बेनिफिट जो मैं फाइनेंशियल, वो तो अलग है ही, वो तो आप नेट पर सर्च कर सकते हो कि IITians को, कितने अच्छे IITians को, अच्छे रैंक वाले को स्टार्टिंग पैकेज क्या होता है अच्छे IITs के कंप्यूटर साइंस में। वो तो इकोनॉमिकल है, मैं तो उधर जा ही नहीं रहा हूं। हम तो केवल अपने घर के, अपने ही घर में अपनी इज्जत की बात कर रहे हैं कि वो कितनी अच्छी होगी, है कि नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि खराब रैंक लाने से वो बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। पेरेंट्स आर टू गुड, वो हमेशा आपको, मतलब हमेशा आपको मोटिवेट करते रहेंगे। बच्चों देखो इसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ बेटा, ये कर लेना, नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये वाला कर लेना। वो हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन आपका टाइम कब आएगा उनको खुशी देने का। इमोशनल हो गया ना, ये होता है इमोशनल करने का, कि वो तो आपकी खुशी चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे हो क्या। आप क्या दूसरों को लाइक करते हो या अपने पेरेंट्स को सबसे पहले लाइक करते हो? नहीं, क्वेश्चन मार्क है। लाइक करते हो तो पढ़ाई करना भाई, नहीं लाइक करते हो तो बोल दो कि मुझे आपसे प्यार ही नहीं है, बस पैसा रास्ते पर, इतना पैसा खर्च करवाऊंगा आपसे कि आप रोड पर आ जाओगे। दिमाग खराब कर दिया था। एट द एज ऑफ 12 ईयर्स मैंने आपसे ऑडी मांगी थी और आपने हमें नहीं दी। अब मैं उसी ऑडी का खर्चा आपसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा के निकालूंगा, तब बोलूंगा इससे अच्छा पापा आप दे देते हैं तो अच्छा लगता ना आपको। क्या ऐसा विचार है आपका? ना, नहीं ना, किसी भी बच्चे का ऐसा विचार नहीं होता है। मैं खुद मजाक कर रहा हूं आपसे। तो भैया जब ऐसा विचार नहीं है तो पढ़ाई करो, IIT का बेनिफिट सोचो, समझो, अपना लाइफ, अपनों का लाइफ, सबका ब्राइट है कि नहीं। चलो, अब तीसरा होता है, क्यों ऐसा होता है बच्चों, IIT क्यों नहीं करते? बेसिक फाउंडेशन इज वीक। वो स्कूल की पुअर स्कूलिंग की वजह से या पुअर उनको गाइडेंस की वजह से उनका बेसिक बड़ा वीक हो जाता है, और उस वजह से वो चाह के भी वो आने के बाद सोचते सर अब मैं पढ़ाई करूंगा। कोई पता है कि फरवरी में किसी का अटेम्प्ट बड़ा खराब गया, बच्चे तो होते ही है हमारे, फरवरी में अटेम्प्ट खराब गया, बोला सर अब मैं मार्च के लिए जी जान से 1 लगा दूंगा। तो भैया 15 मार्च, 28 फरवरी को आपका, या इस बार 29 फरवरी था, नहीं पिछले बार था ना, मतलब 28 फरवरी को रिजल्ट आ रहा है और आप 15 मार्च को दूसरा पेपर हो रहा है, 15 दिन में आप। लेकिन हम हमेशा तब भी मोटिवेट करते हैं। हमने बोला एकदम सही बोल रहे हो, आपका इस बार आया है 78 परसेंटाइल, आपका मार्च में आएगा 91%। नहीं सर 91 नहीं, मुझे 100 परसेंटाइल चाहिए। कर दी ना बात, ठीक है भाई। तो बेसिक फाउंडेशन उनका वीक होता है, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, इसको आप अदरवाइज मत लेना। हमेशा आपका इंक्रीमेंट ग्रेजुअली, स्लोली, वेरी स्लोली होता है बच्चों।
और जैसे जैसे आप मतलब फाइट में आते हो, अच्छे लोगों के फाइट में जब आप नेम एंड फेम होने लगता है तो आपका बहुत अच्छे से विरोध भी शुरू हो जाता है। क्या लगता है, अब सचिन तेंदुलकर हमारे जमाने में खेलते थे, अभी के जमाने में दूसरे खेलते हैं। सपोज हम आज के जमाने में कौन खेलता है, हाँ विराट कोहली है। उनको आउट करने वाला जो बॉल फेंक के उनको आउट करता है वो बहुत फेमस हो जाता है। तो अब क्या लगता है, जब वो क्रीज पर आते होंगे तो उनको रसगुल्ला बोल देते हैं क्या कोई, कि भाई जरा मारो और रिकॉर्ड बनाओ और रिकॉर्ड, ऐसा कोई होता है क्या? नहीं। उनके सामने जो बॉलर्स होता है ना वो ऐसा फेंकता है बॉल कि उनका सिर टूटे या पैर टूटे, हमें उससे मतलब नहीं, आउट होना चाहिए, क्योंकि नाम हमें होना है। भाई जिसने इनको आउट किया उसका ही तो नाम होगा ना। इसका मतलब जैसे ही वो फेमस होने लगे उनके विरोधक उनके जान पर बनाए, खेल की बात ही नहीं रह गई वहां पर। यही रियल लाइफ में भी होता है बच्चों, यही स्टूडेंट लाइफ में भी होता है बच्चों। तो स्टूडेंट लाइफ में जब आप 60% स्कोर कर रहे होते हो तो आपको कोई नहीं देख रहा होता है, आप 80% लाने लगते हो तो विरोध शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होने शुरू हो जाएगा। टीचर आपके लिए ऐसा क्वेश्चन सेट करेगा कि आपसे ना ही ले, लेकिन इससे आपका इंक्रीमेंट रुकेगा नहीं, आप और ज्यादा निखरते जाओगे। ये विरोध होता है बच्चों, और अच्छी चीज होती है। हम अपने यदि अपने YouTube चैनल की बात करें तो जब हमारे सब्सक्राइबर 5000, 2000, 3000 होते थे तो हम कोई भी यदि पोस्ट कमेंट करते थे या कुछ भी वीडियो बनाते थे तो उसमें यदि 100 लाइक है तो एक भी डिसलाइक नहीं होता था, 500 लाइक है तो एक डिसलाइक होता था। आज के टाइम में जो है, चूंकि थोड़े से रिलेटिवली ग्रो किए हैं, रिलेटिवली, बहुत लोग तो बहुत ग्रो हैं, रिलेटिवली थोड़े से ग्रो किए हैं, तो लाइक डिसलाइक यानी विरोध शुरू हो चुका है। अभी कहां से शुरू हो चुका है हमें नहीं पता, या हमें पता होता है तो बताते नहीं है, है ना। लेकिन बच्चों ये रियल लाइफ में भी सबके साथ होता है। जैसे जैसे आप मार्क्स इंक्रीज करते जाओगे, टफनेस लेवल ऑफ क्वेश्चन या क्वेश्चन सेटर आपसे और जबरदस्ती मेहनत करवाएगा, लेकिन इससे आपका करियर निखरता है, डूबता नहीं है, है ना। चलो इसको ध्यान देना है। और नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, इस एज में बच्चों, आपके एज में जो है ना, एट द एज ऑफ 16, 17, 18, हमें बहुत बेसिक प्रॉब्लम होती है कि हमें आइडिया ही नहीं लगता कि कौन हमारे लिए काम करता है, कौन हमें यूज करने के लिए काम कर रहे हैं। लोग किसी के फॉलो करते हैं, फॉलोअर होते हैं, वो क्या होते हैं भाई, हमें यही नहीं समझ में आया। तो आपको तो यूज करने आना चाहिए, यानी नॉट एबल टू आइडेंटिफाई बेस्ट गाइडेंस। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि कौन टीचर हमारे लिए अच्छा है, कौन सिस्टम हमारे लिए अच्छा है, ये उनको इस एज में आइडिया नहीं लगता, जिससे उनका बेस इतना हिल जाता है कि वो चाह के भी, एक्टिवेट हो के भी, दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू गेट IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। उनके पास टाइम ही नहीं बचता है। तो इसलिए ये आइडेंटिफाई करना आपका बड़ा उत्तरदायित्व है, बहुत अच्छा है। और नॉट एनालाइजिंग बाय सेल्फ, मतलब जब बच्चा टेस्ट देता है, जैसे अब हुआ संडे को टेस्ट दिया, टेस्ट देकर रख दिया, अब तो मैं आराम करूंगा, ये नहीं कि वो देखे कि टेस्ट में कौन सा एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि 2-3 घंटे का टेस्ट दिए तो कम से कम 2 से 6 घंटे एनालाइज करना चाहिए कि कौन सा वीक टॉपिक हमारा डूब गया। तो अब उसको अगले संडे हम टेस्ट नहीं देके पहले वो स्ट्रॉन्ग करें। जैसे सपोज आज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के 20 क्वेश्चन में से 10 छूट गए, तो इसका मतलब इस हफ्ते हमें और अभी इनवर्स करने की जरूरत है, आपको, न कि दूसरे से करवाना है, आपको और सोल्व करने की जरूरत है। और अगले संडे टेस्ट नहीं होगा तो रिलेशन एंड फंक्शन ITF फिर से ध्यान देना है, और फिर उसके बाद वाले में एकदम बाउंस बैक करना है कि भाई हमें बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, तो चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। यदि आपको कुछ चाहिए ना तो इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। किसी को बताना मत, नहीं तो लोग उसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आपके अंदर चाहिए। तो ये आज के जो पॉइंट्स है, ये 5 पॉइंट्स, ये क्यों ऐसा होता है और किस तरीके से 11th वेस्ट है, तब भी आप IIT कर सकते हो बच्चों। हमने कभी नहीं बोला कि IIT कभी डिफिकल्ट है या कुछ है, बस टॉपिक को मिसमैच करने वाला कंसेप्ट आप पूरा कर लो, आपका एकदम मस्त हो जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं यहीं पर आपसे विदा लेता हूं। जल्दी ही ये प्रीमियर होगा और हम उसके ड्यूरेशन में आपसे चैट करते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों ओके, बाय बाय, थैंक यू।